राधे राधे दोस्तों। इससे जो पूर्व की क्लास थी हमारी, उसमें हमने बल एवं गति के नियम के बारे में पढ़ा था। वह इसी क्लास का पार्ट फर्स्ट था। मतलब उसमें हमने जो बल और गति के नियम पढ़े थे, उसको मैंने पार्ट फर्स्ट क्लास दी थी, क्योंकि हम इस क्लास ज्यादा लंबी हो जाती तो मैंने इनको दो पार्टों में बांटा था। पहली क्लास वो थी बल एवं गति के नियम से संबंधित, और बल और गति के नियम से संबंधित ही ये दूसरी क्लास है। उसमें हमने बल की परिभाषा और गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम, संवेग, आवेग और संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी दोस्तों, इसमें हम घर्षण बल, गुरुत्वीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, आसंजक बल, ससंजक बल, इस प्रकार से बलों के प्रकार पढ़ेंगे। उसमें हमने बल और गति के नियम पढ़े थे, इसमें हम बल के प्रकार पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम घर्षण बल से शुरू करते हैं दोस्तों। तो घर्षण बल किसे कहते हैं? देखिए आप, दो वस्तुओं की संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला बल जो उनकी सापेक्ष गति का क्या करे, विरोध करे, उसे घर्षण बल कहते हैं। जब दो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे से संपर्क में है, तो उनकी संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला बल जो उनकी क्या करे, सापेक्ष गति का विरोध करे, मतलब वे एक दूसरे को छूते हुए या स्पर्श करते हुए गति करे, तो उस गति का वो क्या करे, विरोध करे, उस बल को हम क्या कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे। घर्षण बल इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं, अर्थात संपर्क सतहों के मध्य दाब अधिक होने पर घर्षण क्या होगा, अधिक होगा। जो दो सतह है वो एक दूसरे को कितना बलपूर्वक दबाती है, इसके ऊपर घर्षण बल डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जैसे ये मेरी दोनों हथेलियां, मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखकर बिना बल लगाए, मतलब इन दोनों को मैं ज्यादा दबा नहीं रहा हूं, बस एक दूसरे के ऊपर रखकर अगर मैं इनको खिसकाता हूं तो ये आसानी से एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती है। अब अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर ज्यादा बल लगाता हूं, मतलब इनको ज्यादा दाब या प्रेशर लगाता हूं, इनको दबाता हूं, उसके बाद अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सापेक्ष गति कराता हूं, तो यहां पर मुझे अधिक बल की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल क्या बढ़ गया। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ गया, दोनों संपर्क सतहों के मध्य दाब अधिक होने पर घर्षण क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो दोनों ही हथेलियों को अगर मैं ज्यादा दाब से दबाऊं या ज्यादा ताकत से दबाऊं, तो इन दोनों को जब मैं एक दूसरे के ऊपर फिसलाऊंगा तो इनको फिसलने में क्या लगेगा, ज्यादा घर्षण बल लगेगा। तो मुझे ताकत भी इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर फिसलाने या एक दूसरे के ऊपर क्या कराने, सापेक्ष गति कराने में मुझे ज्यादा बल की क्या होगी, आवश्यकता होगी। जैसे अगर मैं इन दोनों सतहों को यहाँ पे बना दूं, ये दोनों मेरे हाथ की हथेलियां बनी हुई है। अगर ऊपर वाली हथेली इस दिशा में जा रही है और नीचे वाली हथेली इस दिशा में जा रही है, तो ऊपर वाली हथेली पर जो घर्षण बल है वो इस विपरीत दिशा में इधर की तरफ लगेगा, और जो नीचे वाली हथेली है इसके ऊपर घर्षण बल इधर की तरफ लगेगा। ठीक है। अब हम आगे देखें, किसी पृष्ठ को खुरदरा या रुक्ष बनाकर क्या किया जाता है, घर्षण बढ़ाया जा सकता है। कोई पृष्ठ है उसको खुरदरा या रुक्ष बनाकर घर्षण बल बढ़ाते हैं। आपने घरों के सामने जो मोटरसाइकिल या कार को चढ़ाने के लिए एक ढलान रूप में आकृति देखी होगी या फिसलन पट्टी टाइप देखा होगा, उसमें वो ज्यादातर घरों में क्या बनाया जाता है, खुरदरा बनाया जाता है। वो खुरदरा इसीलिए बनाया जाता है, जैसे ये फिसलन पट्टी टाइप बना हुआ है, इसको या तो खुरदरा बना देते हैं या इसके ऊपर इस प्रकार से लाइनिंग कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं उसकी, ताकि क्या हो जाए, वहां पर गैपिंग या खुरदरापन आने की वजह से क्या हो, फ्रिक्शन, जो घर्षण बल है वह अधिक लगे और वहां पर फिसलने की संभावना कम हो। बहुत से घरों में ये इस प्रकार की डिजाइन नहीं हो कि इसको सीधा बना दिया जाता है, वहां पर कभी कभी अगर कोई अनजान आदमी आकर चढ़ता तो वो फिसल भी जाता है। वो इसी वजह से होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर खुरदरापन या रुक्ष आकृति न होने की वजह से क्या होता है, घर्षण बल बहुत कम हो जाता है, तो आदमी जब चढ़ता है तो वो आसानी से फिसल जाता है। इसलिए उनमें इस प्रकार की धारें बनाई जाती है, या फिर उसको क्या किया जाता है, सीधा ही सीमेंट आदि के उपयोग करके क्या किया जाता है, खुरदरा बनाया जाता है। तो खुरदरा इसलिए बनाया जाता है ताकि क्या रहे, घर्षण बल जो रहे दोस्तों वो अधिक रहे। घर्षण बल अधिक रहेगा तो वहां पर फिसलन कम होगी, और जैसे बाइक भी चढ़ा रहे तो वहां पर बाइक का टायर फिसलने की संभावना कम रहेगी। अगर वहां पर खुरदरापन नहीं रहेगा और एकदम चिकना रहेगा तो कभी कभी चढ़ाते टाइम जो है बाइक का टायर फिसलने से आदमी गिर भी सकता है। इसलिए घरों के सामने जो ये बनाए जाते हैं फिसल पट्टी टाइप आकृतियां, जो वाहन या साधन को ऊपर चढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनको क्या बनाया जाता है, खुरदरा बनाया जाता है। हम बात करें, इसी प्रकार से आपने देखा होगा आजकल के जो बाथरूमों में जो टाइल्सों का यूज किया जा रहा है, उन टाइल्स जो लगी रहती है उनके ऊपर एक दानेदार दानेदार आकृति बनी रहती है। वो जो टाइल्स रहती है वो दानेदार रहती है, वो इसलिए रहती है ताकि नहाते समय कोई आदमी अगर पानी जो है टाइल्सों पे गिरने की वजह से वो गीली हो जाती है, तो जो उनपे जो हल्का सा खुरदरापन या दानेदार आकृति रहती है उसकी वजह से क्या हो, फिसलन ना हो और आदमी गिरे नहीं, तो इसलिए उस पृष्ठ या उन टाइलों को भी हल्का सा खुरदरा बनाया जाता है। घर्षण बल सदैव गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, यह बात भी याद रखें। जो घर्षण बल रहेगा वो सदैव गति की दिशा के क्या रहेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। चिकनी सतह पर घर्षण बल कम तथा खुरदरी सतह पर अधिक लगता है, यह हमारे अभी बात करी है। क्योंकि खुरदरी सतह पर घर्षण बल अधिक रहेगा तो वहां पर फिसलने की संभावना क्या रहेगी, कम रहेगी, और चिकनी सतह पर घर्षण बल कम रहता है, तो कम घर्षण बल रहेगा तो वहां पर फिसलने की संभावना ज्यादा रहेगी। जो फिसल पट्टियां आपने देखी होगी स्कूलों में भी, जो फिसल पट्टियां बनी रहती है
ये एकदम चिकने या जो जिस भी चद्दर या लोहे की बनी रहती है, इनके ऊपर जो यहाँ पर रहता है बहुत चिकना रहता है, एकदम फिसलते हैं, यहाँ पर बैठते ही आदमी फिसल के नीचे आ जाता है। और अगर इसको अगर चिकना ना बनाया जाए और खुरदरा बनाया जाए या इस प्रकार के शेप में बनाया जाए तो आप यहाँ से बैठोगे तो फिसल के नीचे नहीं आ पाओगे, क्यों? क्योंकि घर्षण बल अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस पर बहुत से बच्चे यहाँ से सीधा चढ़ने का प्रयास भी करते हैं। तो इधर से अगर कोई सीधा चढ़ने का प्रयास करता है तो वो बहुत मुश्किल से चढ़ पाता है, या फिर वो 2-4 कदम रखता है और फिसलन की वजह से वापस नीचे आ जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये अत्यधिक चिकनी रहती है। चिकनी रहने की वजह से क्या होगा, वहां पर जो हमारे पैर और इसके जो सतह चद्दर जिसकी भी बनी हुई उसके बीच घर्षण बल बहुत कम रहेगा। घर्षण बल कम रहेगा तो हम जैसे ही पैर रखेंगे तो हमारा पैर फिसल के नीचे की तरफ आएगा, वो ऊपर की तरफ स्थिर नहीं रहेगा या ऊपर की तरफ जाने का जैसे ही प्रयास करेगा इतनी ही देर में घर्षण बल कम होने की वजह से हमारा पैर नीचे की तरफ फिसल जाता है। तो यह भी किस वजह से होता है, घर्षण बल के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करें सीमांत घर्षण। घर्षण बल का वह न्यूनतम मान जिस पर यदि कोई बाहरी बल लगाया जाए तो वस्तु स्थिर से गतिशील अवस्था में अर्थात खिसकने लगे तो उस घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। तो घर्षण बल का वह न्यूनतम मान मतलब जैसे एक लिमिट तक अगर हम किसी वस्तु को खींचे तब तक तो वो स्थिर रहे, लेकिन जैसे ही उस घर्षण बल के मान से हम थोड़ा सा अधिक बल लगाए और वस्तु खिसकने लग जाए तो वह घर्षण बल का न्यूनतम मान जहां तक वह उस वस्तु को क्या रहे, स्थिर अवस्था में रखे, उसे ही क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण कहेंगे। उसकी जैसे ही स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में चेंज हो जाएगी तो वह सीमांत घर्षण की लास्ट लिमिट रहेगी। मतलब स्थिर अवस्था में जब तक इसने रखा है और जैसे ही थोड़ा सा बल लगा और वस्तु क्या वो गतिशील अवस्था में आ गई, तो जहां तक वो उसको स्थिर अवस्था में रखता है उस अंतिम लिमिट या अंतिम मान या न्यूनतम मान उस सीमांत घर्षण का हम मानेंगे जिससे वस्तु को गतिशील अवस्था में ले आए। अब हम देखें आगे इसको, देखो आप एग्जांपल के रूप में से समझो, जैसे घरों पे ये टीन के डब्बे रहते हैं, बहुत से बड़े बड़े डब्बे या कोठी, एक तरह से समझ लो गेहूं की कोठी है जिसमें गेहूं भरे हुए हैं। अब अगर हमें इसे खिसकाना है, हमने इस पर एक रस्सी बांधी और हम इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जब हम इसको धीरे धीरे खींचेंगे तो हम बल बढ़ाते जाएंगे। ये स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि हम ऐसे रस्सी पकड़ के जैसे इसको खींचे सीधी चलने लग जाएगी, ये गेहूं से भरी हुई है पूरी। अब अगर हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं तो हम बहुत जोर जोर से बल लगा रहे हैं, थोड़ा और अधिक, थोड़ा और अधिक, थोड़ा और अधिक, हम ताकत लगाते ही जा रहे हैं। क्या पता एक आदमी से खिसके भी नहीं, फिर 2 आदमी आए, दोनों ने इस रस्सी को पकड़ा और वापस उसको क्या कर रहे, खींच रहे। तो खींचते खींचते एक समय ऐसा आएगा जब ये इधर की तरफ क्या हो जाएगी, चलने लग जाएगी या फिर गतिशील अवस्था में आ जाएगी, इधर की तरफ खिसकने लग जाएगी। तो वह समय जहां तक तो ये इधर खिसकी नहीं, लेकिन वह सीमांत मान मतलब जो एक घर्षण बल इस पे लग रहा होगा नीचे की तरफ वो इस साइड में लग रहा होगा, क्योंकि हम इसको इधर खींच रहे हैं तो इसको कोई ना कोई बल तो ऐसा है जो रोके हुए है। तो इधर की साइड इस पर एक घर्षण बल लग रहा है, यह घर्षण बल इसको क्या कर रहा था, रोक रहा था। अब इस घर्षण बल जब तक इसको रोके रखेगा जब तक हम इस घर्षण बल से ज्यादा बल इस दिशा में न लगाए, क्यों? क्योंकि इस पर इधर तो घर्षण बल लग रहा है, लेकिन हम अब इधर की तरफ जो बल लगा रहे हैं वो उसका मान घर्षण बल के मान से ज्यादा होना चाहिए। तो इसको हम खींच रहे एक लिमिट ऐसी आई जब इस घर्षण बल से ज्यादा इधर का मान हो गया, तो उस लिमिट की बात हो रही है यहाँ पर, या उस न्यूनतम मान की बात हो रही है जिस पर कोई बाहरी बल लगाया जाए। तो घर्षण बल का वह न्यूनतम मान जिस पर यदि कोई बाहरी बल लगाया जाए तो वस्तु स्थिर से किस में आ जाए, गतिशील अवस्था में आ जाए। तो जैसे ही हम इसको खींच रहे तो एक मान ऐसा आएगा घर्षण बल का जिससे अधिक जैसे ही ये बल लगेगा और ये इस पर क्या हो जाएगा, खिसकने लग जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण कहेंगे। और इस पर अगर हम इसको इस दिशा में खींच रहे हैं तो इस पर घर्षण बल उस दिशा में लगेगा, और ये जैसे जैसे खिसकने आगे की तरफ लगेगी तो ये आगे की तरफ खिसकती तो रहेगी, लेकिन साथ में इस पर घर्षण बल पीछे की तरफ भी क्या रहेगा, लगता रहेगा। मतलब गति अगर ये इस दिशा में कर रही है तो घर्षण बल विपरीत गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो अगर ये टंकी या हम बात करें इस कोठी को, जो गेहूं की कोठी है, ये इस दिशा में गति कर रही है, बल हमने इस दिशा में लगाया तो इस दिशा में गति कर रही है, तो इस पे जो घर्षण बल है वो इस दिशा में लगेगा। मतलब जो घर्षण बल है वो गति के विपरीत दिशा में लगता है। अब हम बात करें सर्पी घर्षण की। जब वस्तु की गति खिसकने की रहती है तो उस स्थिति में गति की दिशा के विपरीत जो घर्षण बल लगता है उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। अब जो ये डिब्बा है या जो कोठी है इसको हम खींच रहे हैं तो ये खिसक ही रही है, तो इस पर जो खिसकते टाइम इस साइड में जो बल लग रहा है, ये घर्षण बल जो था, ये घर्षण बल क्या था, सर्पी घर्षण बल ही था। मतलब ये जो सांप की तरह, सांप तो ऐसे ऐसे रेंगता है लेकिन ये भी एक तरह से रेंगते हुए ही चलेगी, क्योंकि इसमें कोई नीचे पहिए वही तो लगे नहीं है ताकि ये लुढ़कते हुए चले। तो जैसे ही हम इसको खींचेंगे तो खिसकेगी, तो ये जो खिसकेगी तो इस पर जो इधर घर्षण बल लगेगा सर्पी घर्षण बल ही लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसको कहते हैं। जैसे बिना पहिए वाली गाड़ी को खींचते समय सतह और गाड़ी के
मध्य लगने वाला घर्षण बल। कोई गाड़ी है जो बिना पहिए वाली है, अगर हम उसको खींच रहे हैं, एक तरह से आप समझ लो ये गाड़ी समझ लो, अगर हम इसको खींच रहे, इसके नीचे पहिए नहीं है तो ये खिसकते हुए चल रही है, तो इस पर जो पीछे की तरफ घर्षण बल लग रहा है दोस्तों, ये सर्पी घर्षण बल लग रहा है। एक और रेंगते हुए सर्प की गति, जो सांप है वो जब रेंगता है तो सांप और सतह के मध्य जो लगने वाला घर्षण बल होता है वह भी सर्पी घर्षण बल ही होता है। नेक्स्ट हम बात करें लोटनिक घर्षण। जब किसी वस्तु की गति लुढ़क कर या लोटन करके होती है, कोई वस्तु है उसकी गति लुढ़क कर या लोटन करके हो रही है, तो उस स्थिति में गति की दिशा के विपरीत जो घर्षण बल लगता है उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। जैसे जो कारें रहती है और इनके जो टायर रहते हैं, जैसे अगर ये कोई कार है, इसके टायर ये इस दिशा में गति कर रही है, तो इसके जो टायर के हैं इन पर इस दिशा में एक घर्षण बल लगेगा। गति इस दिशा में हो रही है कार की, ठीक है दोस्तों, ये कार है मान लो, तो इसकी गति इस दिशा में हो रही है और इस पे जो टायर है इनके ऊपर जो घर्षण बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। ये क्या लगेगा? घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या रहेगा? गति की दिशा के विपरीत जो घर्षण बल लगेगा उसे हम लोटनिक घर्षण कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो गोल गोल घूमते जा रहे हैं तो लोटते हुए जा रहे हैं एक तरह से, तो रोलिंग या रोलिंग करते हुए जा रहे हैं, तो इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। दो समान प्रकार के धरातलों में लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, अतः मशीनों में पहिए और रोलरों का प्रयोग किया जाता है। जो मशीनें रहती है या गाड़ियां रहती है उनमें पहियों और रोलर का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि लोटनिक घर्षण जो रहता है वो सर्पी घर्षण से ज्यादा नहीं होता। यह जो है लोटनिक घर्षण ये सर्पी घर्षण से ज्यादा नहीं होकर क्या रहता है? हमेशा ही कम रहेगा। अगर दोनों सतह एक समान है, मतलब मैं एक ही रोड पर किसी कार को जिसके पहिए नहीं लगे हुए उसे खींच रहा हूं और एक ही उसी रोड पर मैं किसी कार को जिस पर पहिए लगे हुए उसको खींच रहा हूं, तो वहां पर जो पहिए नहीं लगे हुए हैं उस स्थिति में वह सर्पी घर्षण लगेगा क्योंकि वह स्लाइडिंग मोड में या स्लाइडिंग के रूप में चलेगी, तो वहां पर जो सर्पी घर्षण रहेगा वो कार पे अधिक लगेगा और जो लोटनिक घर्षण है वो कम लगेगा। तो लोटनिक घर्षण का मान कम रहता है, इसलिए मशीनों में पहिए और रोलरों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कार है, इसमें पहिए या रोलर लग रहे हैं, तो ये लोटनिक घर्षण की स्थिति में। अब अगर मैं इसी कार को बिना पहियों के बना दूं, ये सीधी कार है जिसमें पहिए लग रहे, पहिए वहिए कुछ भी लग रहे, इसको सीधा हमने नीचे रख दिया। अब मैं अगर इसको खींचूंगा तो इस पर इधर की तरफ जो घर्षण बल लगेगा, ये जो घर्षण लग रहा था ये तो लोटनिक था इन पहियों पर इधर की तरफ। लेकिन अब अगर मैं इस कार को इधर की तरफ खींचता हूं या ये इधर गति करती है, तो इसकी गति करती है किसकी वजह से? बल लगाने पर इधर की तरफ गति करेगी, तो इधर की साइड जो इस पे घर्षण लगेगा वो सर्पी घर्षण रहेगा। ये एक ही रोड की बात हो रही है, एक ही रोड पर दोनों कंडीशनों की बात कर रही है, मतलब सतह जो है वो समान है। यहाँ पर लिखा हुआ है जब किसी वस्तु की गति लुढ़क कर या लोटन करके होती है तो उस स्थिति में गति की दिशा के विपरीत जो घर्षण बल लगता है उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। अब जब दोनों में तुलना हो रही तो दो समान प्रकार के धरातलों में, मतलब धरातल समान हो, तो लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से क्या होगा? कम होगा। तो जब दोनों ही कंडीशन में मैं इसको रोड पे खींच रहा हूं, तो जो कार है इसमें पहिए लगे हुए, अगर मैं इसको इधर की तरफ गति देता हूं या इधर की तरफ बल लगाने पर इसको आगे की तरफ चलाता हूं, तो जो इस पे लोटनिक घर्षण रहेगा इसके दोनों ही पहियों पर, यह पीछे की तरफ रहेगा। और अगर मैं इन पहियों को हटा के इस कार को सीधा नीचे रख दूं और इसको इधर की तरफ बल लगाकर खींचूं, तो इस जो कार के नीचे जो बल लगेगा ये सर्पी घर्षण रहेगा, और जो सर्पी घर्षण रहेगा ये लोटनिक घर्षण से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अगर सर्पी घर्षण ज्यादा है तो इधर बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। लोटनिक घर्षण क्या रहेगा? सर्पी घर्षण से कम रहेगा, तो इधर जो बल लगाऊंगा वो कम लगाऊंगा और वस्तु क्या है या कार जो है वो क्या हो जाएगी? गति करने लग जाएगी। तो लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए मशीनों में पहिए और रोलरों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मशीनों में किसका प्रयोग किया जाता है? पहिए या रोलर का। अब हम बात करें स्थितिक घर्षण। स्थिर अवस्था में दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला घर्षण। जो कोई वस्तुएं हैं वो स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था में उन दो वस्तुओं के मध्य जो लग रहा है घर्षण उसे हम स्थितिक घर्षण कहेंगे। जैसे टेबल पर रखी गई पुस्तक का टेबल की सतह के साथ घर्षण। कोई टेबल है उस पर कोई पुस्तक रखी हुई है, तो उस पुस्तक का जो है टेबल की सतह के साथ जो रखी हुई स्थिति या स्थिर अवस्था में जो घर्षण है उसे हम स्थितिक घर्षण कहेंगे। जैसे अगर मैं किसी टेबल को थोड़ा सा ढाल दे दूं, जैसे कोई टेबल है, अगर ये टेबल हमने बना दी, इस टेबल को हमने बनाया और इसको थोड़ा सा ढाल रूप में हमने रख रखा और इस पर एक पुस्तक रखी। अब ये पुस्तक क्या इस पे फिसल नहीं रही है, तो वो स्थितिक अवस्था में, मतलब स्थिर अवस्था में तो रखी, जबकि ये टेबल है ये थोड़ा सा ढाल देके, अब इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर पुस्तक रख दूं तो फिसले नहीं, तो वो स्थितिक अवस्था है, मतलब वो रुकी हुई अवस्था है। और स्थिर अवस्था में दो वस्तुओं के मध्य जो घर्षण है वो स्थितिक घर्षण कहलाएगा। तो वो जो घर्षण उसमें थोड़ा बहुत जो भी लग रहा है जिस वजह से वो पुस्तक उसके ऊपर फिसल के नीचे नहीं गिर रही है, तो वो स्थितिक अवस्था में, मतलब रुकी हुई अवस्था में, तो उसे हम स्थितिक घर्षण कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें गतिज घर्षण। गतिशील अवस्था में दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण। जो गतिशील अवस्था है उसमें दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण को क्या कहेंगे? गतिज घर्षण कहते हैं। सड़क पर चलती हुई गाड़ी का सड़क के साथ घर्षण। सड़क पे जो गाड़ी चल रही है, अभी हमने एक कार बनाई थी उसकी हमने बात करी थी,
जो ये चल रही है, तो ये अगर ये इस दिशा में चल रही है तो इसके टायरों पे इस दिशा में क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। तो टायर जो है गति इस दिशा में कर रही है तो टायर पे घर्षण बल इस दिशा में लगेगा। तो ये गतिज घर्षण का उदाहरण है। जो ये हमने दो उदाहरण देखे, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण में तो क्या रहेगी, वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी, और गतिज घर्षण में गतिशील रहेगी। अब जो सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण जो हमने अभी पढ़े हैं, जैसे आपने भी देखा लोटनिक घर्षण, और इससे पहले अपन ने सर्पी घर्षण पढ़ा था। ये जो सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण है, ये दोनों ही गतिज घर्षण के उदाहरण है। तो आप याद रखें, जो गतिज घर्षण है, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण, ये दोनों घर्षण किसके उदाहरण है, गतिज घर्षण के उदाहरण है। आप इसमें इसको नोट कर लें। तो गतिज घर्षण के उदाहरण है सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण, दोनों ही गतिज घर्षण के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि गतिशील अवस्था में दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण को गतिज घर्षण कहेंगे। तो सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण दोनों ही घर्षण की अवस्था में जो है वस्तु गतिशील रहती है। जैसे हमने कार का उदाहरण लिया था, तो दोनों ही अवस्था में कार क्या थी, गतिशील थी। तो जो गतिशील अवस्था में थी तो उनपे जो घर्षण लग रहा था उस टाइम पे उसको हम गतिज घर्षण कहेंगे। और गतिज घर्षण के भी दो प्रकार है, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। अगर पहिए लगे हुए या रोलर लगे हुए हैं तो उसके द्वारा जो गति होगी उसको तो हम लोटनिक कहेंगे, और जब पहिए रोलर आदि कुछ नहीं लगे हुए, सीधे ही वस्तु को हम खींच रहे हैं तो उसको हम सर्पी घर्षण कहेंगे। तो गतिज घर्षण के दो उदाहरण हो गए, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। अब हम बात करें वायु एवं द्रव में गतिशील वस्तुओं पर घर्षण। अब वायु और द्रव में भी वस्तुएं गतिशील रहती है, उन पर घर्षण किस प्रकार से कार्य करता है उसकी हम बात करते हैं। द्रव एवं वायु को संयुक्त रूप से तरल कहते हैं। जो द्रव रहता है और वायु रहता है उसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं दोस्तों, तरल कहते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहते हैं। ये याद रखें, जो तरल द्वारा जो घर्षण लगता है उसको कर्षण कहते हैं। ये याद रखें, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को क्या कहेंगे, कर्षण कहेंगे। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। जो तरल रहते हैं उनमें जो वस्तुएं गति करती है उनको एक उचित आकृति प्रदान करके क्या किया जाता है, घर्षण बल को कम किया जाता है। जैसे नाव, जहाज, वायुयान का आकार इस प्रकार रखा जाता है कि उन्हें कम से कम घर्षण बल महसूस हो। जो नाव है, जहाज है और वायुयान है, इसका आकार इस प्रकार से रखते हैं कि उन पर क्या लगे, कम से कम घर्षण बल लगे। पृथ्वी पर गिरने वाले उल्का पिंड भी वायुमंडल में घर्षण के कारण गर्म होकर चमकते हैं, वह रास्ते में ही समाप्त हो जाते हैं। जो पृथ्वी है इसके ऊपर जब उल्का पिंड गिरते हैं अंतरिक्ष से, तो जब वो गिरते हैं तो उनका वेग इतना अधिक रहता है और उनके ऊपर जो लगने वाला वायु का घर्षण बल रहता है वो भी बहुत अधिक रहता है। तो वेग अधिक होने की वजह से घर्षण बल वायु का बहुत अधिक रहने होता है, जिस वजह से क्या होता है, वो गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर चमकने लग जाते हैं। और धीरे 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 पृथ्वी पर आते आते बीच में ही क्या हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उनका विखंडन हो जाता है और वो एक तरह से जलकर या एक तरह से वहीं पर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करें नाव, जहाज और वायुयान का आकार, तो इनका आकार इसीलिए ऐसा रखा जाता है। जैसे नाव रहती है तो इसको आगे से आप देखो, नाव का आकार, जो हम बात करें नाव की, तो जो नाव रहेगी वो इस आकार में रहती है। अगर ये इस प्रकार से नावें बनी रहती है तो इनको आगे से तीखा इसलिए बनाया जाता है तो क्योंकि यहाँ से एक तो पानी कट के दोनों इस डायरेक्शन में चला जाता है, और ऊपर से हवा भी बहुत तेज चलती है तो हवा भी इसी डायरेक्शन में क्या होगी, कट के साइडों से निकल जाएगी। तो नाव, जहाज और वायुयान का आकार इस प्रकार का होता है कि उन्हें कम से कम घर्षण बल महसूस हुए। आपने कारों को भी देखा होगा, कार भी देखे तो आगे से क्या रहती है, कारों में जो बोनट रहता है वो इस प्रकार से ढालदार रहता है, हल्का सा उसमें ढाल देते, वो इसलिए देते ताकि जो हवा है वो सीधी निकलकर ऊपर से निकलकर ऐसे साइड से निकल जाए। तो कार की आकृति इसलिए ऐसी बनाई जाती है ताकि जैसे ही यहाँ से हवा गई, ऊपर गई कांच से होते हुए और पीछे की तरफ निकल जाती है। तो वो इसलिए बनाई जाती है जिससे क्या हो, घर्षण बल, वायु का जो घर्षण रहे वो कम रहे और कार जो है एवरेज अच्छा दे या कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तय करे। अब घर्षण कम करने के उपाय, अब घर्षण बल को कम करने के बहुत से उपाय है। अब पहला उपाय देखते हैं हम, स्नेहक। स्नेहक का प्रयोग किया जाता है घर्षण बल को कम करने के लिए। मशीनों में सतहों में महीन छिद्र भरने के लिए संपर्कित सतहों के मध्य स्नेहक डालकर घर्षण कम किया जाता है। तो मशीनों में और सतहों में जो महीन छिद्र रहते हैं उनको भरने के लिए सतहों के मध्य स्नेहक डाला जाता है और डालकर क्या करते हैं, घर्षण को कम करते हैं। जैसे आपने घर पे सिलाई मशीन को देखा होगा, ज्यादा समय तक सिलाई मशीन को अगर हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे आवाज आने लग जाती है। तो आवाज आने लग जाती है या कोई पार्ट उसका बार बार आवाज करता है तो हम क्या करते हैं, उसमें तेल डाल देते हैं। वहां पर जो वो तेल रहता है वो क्या करता है, स्नेहक का कार्य करता है। तेल डालने के बाद जो है मशीन भी बड़ी आराम से सॉफ्ट तरीके से चलती है और वो जितनी सॉफ्ट चलती है उसी के साथ उसमें आवाज आना भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये स्नेहक का प्रयोग इसलिए किया जाता है। अब आपने घरों पे भी देखा होगा, बहुत सी बार हमारा गेट आवाज करता है, अगर हम उसको खोल रहे बंद रहे तो चू चू की आवाज आती है या किसी अन्य प्रकार की आवाज निकालता है। अब जैसे वो आवाज आ रही है, अब उसमें जो वो कुंदे जिन पर वो टिका हुआ है उनमें क्या होता है, धीरे धीरे
जंग लगने की वजह से या पानी आदि के संपर्क में आने की वजह से उनमें जो गति रहती है वो कम हो जाती है, या धूल मिट्टी भी उसमें चली जाती है, इस वजह से भी क्या होता है वो आवाज करने लग जाता है। अब अगर हम उसमें क्या करें, कोई तेल है, तेल की बूंदे डाल देते हैं कुछ, तो उसमें क्या होता है एक तरह से वो स्नेक का कार्य करती है और वो गेट आसानी से खुलने और बंद होने लग जाता है, साथ ही उसमें आवाज भी क्या हो जाती है दोस्तों, बंद हो जाती है। अब हम बात करें स्नेक के बाद पोलिस की। अब पोलिस क्या रहता है, सतहों की असमानता, पोलि जो सतहों की असमानता है पोलिस करके कम की जाती है। जो पोलिस के द्वारा क्या किया जाता है, सतहों की असमानता को कम किया जाता है, अर्थात घर्षण कम किया जाता है। जो पुलिस के द्वारा भी क्या किया जाता है, घर्षण बल को कम किया जाता है, पुलिस करके उनके सतहों के मध्य जो असमानता है उसको दूर कर दिया जाता है, तथा उसमें क्या हो जाता है, घर्षण बल कम हो जाता है। बाल बीयरिंग का उपयोग, घूर्णन करने वाली मशीनों में साफ्ट बाल बीयरिंग पर लगी रहती है। जो घूर्णन वाली मशीनें रहती है उनमें जो साफ्ट लगी रहती है, ये जो साफ्ट रहती है वो किस पे लगी रहती है, बाल बीयरिंग पर लगी रहती है। ऐसा करने से घर्षण कम किया जाता है। जो घूर्णन करने वाली मशीनें रहती है, जैसे कोई एक साफ्ट है, इधर पर एक बाल बीयरिंग बना हुआ है, तो ये क्या रहेगी, इस बाल बीयरिंग से साफ्ट को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब जो ये साफ्ट घूमेगी तो इस बाल बीयरिंग की वजह से इसमें क्या रहेगा, घर्षण को बहुत कम किया जाता है और आसानी से क्या हो जाता है, साफ्ट घूमती रहती है। तो बाल बीयरिंग का उपयोग करके भी घर्षण को कम किया जाता है। आपने बाल बीयरिंग तो बहुत से छोटे छोटे बच्चों की जो खिलौने आते हैं उनमें भी बहुत सौ में लगा रहता है, ताकि उसको अपन हल्का सा धक्का देते और वो आगे की तरफ लुढ़कता हुआ जाता है, वहां पर भी क्या रहता है, बाल बीयरिंग लगे रहते हैं। अब स्ट्रीम लाइनिंग द्वारा, या इसको धारा रेखी आकृति भी कहते हैं, धारा रेखी आकृति। तो वायु घर्षण को हवाई जहाजों की बॉडी स्ट्रीमलाइन डिजाइन कर कम किया जाता है। जो हवाई जहाज है वो जब उड़ते हैं आकाश में तो उनकी जो बॉडी की डिजाइन है वो स्ट्रीमलाइन डिजाइन की जाती है, या इसको धारा रेखी आकृति द्वारा उसको डिजाइन किया जाता है। तो इस प्रकार यदि नाव व जहाज की बॉडी स्ट्रीमलाइन डिजाइन की जाए तो पानी का घर्षण कम किया जा सकता है। तो नाव और जहाज की जो बॉडी है उसको भी अगर स्ट्रीमलाइन डिजाइन के द्वारा बनाया जाए तो उसमें भी क्या होगा, पानी का घर्षण कम होगा। और जैसे वायुयान रहते हैं तो इसको भी स्ट्रीमलाइन डिजाइन में बनाया जाता है, ताकि जब वो हवा में उड़े तो उनके ऊपर जो वायु का घर्षण बल लगता है वो भी क्या हो, कम लगे। नेक्स्ट हम बात करें स्नेहक। जो हमने पढ़ा थे, स्नेहक जो रहते हैं वह ठोस, द्रव और गैस तीनों ही रूपों में हो सकता है। स्नेहक को जो हमने पढ़ा था अभी, वह ठोस, द्रव, गैस तीनों ही रूपों में हो सकता है। मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने सिलाई मशीन में यूज किया था। और भारी मशीनों में ग्रीस या गाढ़ा तेल का उपयोग किया जाता है। भारी मशीनों में भी आपने देखा वो ग्रीस लगाते हैं। एक तरह से आप देखो, जैसे हम सर्दियों में लोशन का यूज करते हैं तो उसमें भी वो ग्रीस रहता है, वो लोशन की तरह ही उनके काम करता है भारी मशीनों में। तो भारी मशीनों में जो ग्रीस रहता है, मशीनों में स्नेक के रूप में तो तेल, और भारी मशीनों में ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। तो वो ग्रीस जो रहता है गाढ़ा गाढ़ा सा रहता है, उसको उसमें यूज किया जाता है। जबकि जो स्नेक में जो छोटी मशीनें रहती है उसमें तो सीधा तेल को बूंदों के रूप में डाल दिया जाता है, और भारी मशीनों में ग्रीस का या गाढ़े तेल का प्रयोग किया जाता है। ग्रीस बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। अब हम बात करें संपीड़ित वायु का उपयोग भी स्नेक के रूप में होता है। यह मशीनों में धूल और मिट्टी भी जमने से क्या होती है, रोकती है। जो संपीड़ित वायु का प्रयोग होता है यह भी स्नेक के रूप में होता है। जो भारी मशीनों में ग्रीस यूज करते हैं वो थोड़ा जो लोशन रहता है उससे थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, या एक तरह से आप यूं समझ लीजिए जैसे सर्दी में जो नारियल का तेल होता है वो जम जाता है, और जमने के बाद वो थोड़ा सा, जब जहाँ ना ज्यादा सर्दी पड़ रही हो ना ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, उस कंडीशन में वो हल्का सा जमा हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में हम जो वो रहता है उसे उसी कंडीशन में ग्रीस रहता है। इसको भी क्या करते हैं, मशीनों में, भारी मशीनों में यूज किया जाता है। तो संपीड़ित वायु का उपयोग भी स्नेक के रूप में होता है। यह मशीनों में धूल व मिट्टी भी जमने से रोकती है। जो संपीड़ित वायु रहती है इसका उपयोग किसमें, मशीनों में किया जाता है। जो वायु रहेगी वो प्रेशर के साथ मशीनों से गुजरेगी, तो उसमें से जो धूल और मिट्टी के कण रहेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इसका भी एक तरह से किसमें उपयोग किया जाएगा, स्नेहक के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें घर्षण के लाभ। चलना, वाहनों की गति, वाहनों में ब्रेक लगना, माचिस की तिल्ली को जलाना और दीवार में कील गाड़ना, ये सब घर्षण की वजह से ही संभव है। अगर हम दीवार में घर्षण ना हो और अगर हम दीवार में कील गाड़े और अगर हम उसको खींचे तो वो आसानी से बाहर निकल जाएगी। तो यह जो दीवार में कील जो रुकी हुई रहती है यह भी घर्षण की वजह से ही रुकती है। हम जो चलते हैं यह भी घर्षण की वजह से चलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पांव और फर्श के बीच में घर्षण नहीं रहेगा तो हम पांव रखते हैं, हमारा पांव या तो आगे की तरफ फिसल जाएगा या पीछे की तरफ फिसल जाएगा, तो हम जैसे ही चलेंगे हम नीचे गिर जाएंगे। वाहनों की गति भी घर्षण की वजह से होती है। और वाहनों में जो ब्रेक लगते हैं आजकल, वो ब्रेक सिस्टम इसी तरह से काम करता है कि वो जो ब्रेक लगते हैं वो क्या करते हैं, टायर के ऊपर, आपने देखा होगा आजकल तो डिस्क ब्रेक भी आ गए, तो वो डिस्क ब्रेक टायर के ऊपर ही लगे रहते हैं। जैसे ब्रेक लगाते हैं तो वो डिस्क ब्रेक क्या करता है, टायर का जो लोहा या टायर जिस भी मटेरियल का बना रहता है स्टील का, उसके क्या होता है, चिपक जाता है। और चिपकने के बाद क्या करता है, उसको रोके रखता है। ज्यादा दाब के साथ चिपकता है तो वो क्या करता है, उसको आगे की तरफ बढ़ने से रोकता है। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता तो है, लेकिन वहां पर क्या करता है, उसकी गति को घर्षण के प्रभाव से क्या होता है, रोक लेता। तो वाहनों में क्या लग जाता है, ब्रेक लग जाता है। अब हम देखते हैं चाक द्वारा श्याम पट्ट पर अक्षर लिखना।
अब चाक द्वारा अगर हम श्याम पट्ट पर अक्षर लिख रहे हैं तो यह भी घर्षण की वजह से लिखा जा रहा है। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम चाक को जैसे उस पर चलाएंगे चाक फिसल के नीचे गिर जाएगा, उस पर अक्षर नहीं लिख पाएंगे। कागज पर लिखना, कागज पर भी हम घर्षण की वजह से लिख रहे हैं। रस्सी में गांठ लगाना, जो रस्सी में गांठ लगाते हैं वो गांठ घर्षण की वजह से ही टिकती है। आपने संक्रांत के दिनों में जो बहुत से लोगों ने वो लाइलॉन का मंजा आता है या एक तरह से बोले चाइना का जो मंजा आता है उसको आपने प्रयोग किया होगा। अब जब हम उसमें गांठ लगाते हैं या कभी वो टूट जाता है तो एक गिठान लगाकर अगर हम उसको खींचे तो वो आसानी से खुल जाता है। वो इसलिए खुलता है क्योंकि वो चिकना रहता है, उसमें घर्षण बल बहुत कम रहता है, इसलिए हमें वहां पर 2-4 गिठान लगानी पड़ती है और उसको खींच के देखना पड़ता है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब वो नहीं खिंच सकता है, तब तक हम उसमें क्या है 1-2 गांठें और एक्स्ट्रा लगाते हैं। अगर हम उसमें एक अकेली सिंगल गांठ लगाकर अगर उसको हम खींचते हैं तो वो आसानी से फिसल कर क्या हो जाता है, गांठ खुल जाती है। तो वहां पर वो इसीलिए खुलती है क्योंकि रस्सी में जब हम उस जगह जो मांझा जो रहता है वो चाइना का, उसमें अगर हम गांठ लगाए तो गांठ लगाने पर क्या होता है, वो चिकना रहने की वजह से खुल जाता है। और गवर्नमेंट उस मांझे को बंद कर रही है, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से बहुत से पक्षियों के वो पंखों में और आदि में उलझ जाता है और उसके बाद उनके भी कट जाता है, यहाँ तक कि लोगों की गर्दन तक, उससे बहुत से लोगों की गर्दन कट जाती है। आपने हर बार न्यूज में देखा होगा, अखबारों में भी आता है कि चलती हुई गाड़ी पर गर्दन में मांझा उछलने की वजह मांझा जो है वो उलझ गया, इस वजह से क्या होगी, गर्दन कट गई। तो वो चाइना का ही मांझा रहता है और वो इस प्रकार से रहता है। एक तो वो क्या करता है, चिकना रहता है इसलिए उसमें गांठ नहीं लग पाती, और दूसरा वो थोड़ा सा पलता भी है। मतलब जब हम उसको खींचते हैं तो थोड़ा सा उसमें जैसे रबड़ को खींचते हैं और वो थोड़ा पलता है, उसी प्रकार उसमें भी तनाव या एक तरह से यूं समझ ले हम कि वो पलता है। तो पलेगा तो उस वजह से क्या वो आसानी से टूटता भी नहीं है। इस वजह से क्या होता है, लोगों की गर्दन उससे कट जाती है जब उसमें मांझे में हमारी गर्दन फंसकर आ जाती है, या हम बाइक पर चला रहे हैं और मांझा अचानक से आगे निकल रहा है और अगर वो गर्दन को टच करके निकल जाता है तो वो यहाँ पर आसानी से कट लगा देता है। कपड़े बुनने में भी घर्षण का प्रयोग किया जाता है, आदि घर्षण से ही संभव है। दो घिरनियों के मध्य पट्टों में घूर्णन करना घर्षण से ही संभव है। दो घिरनियां हैं, आपने देखा होगा इस प्रकार की मशीनें भी जिनपे ऐसे पट्टे लगे रहते हैं। अब जैसे ही इस ये मशीन है, एक तो यांत्रिक मशीन से जुड़ा रहता है, जो करंट वाली मशीन है, मान लो ये यांत्रिक मशीन से जुड़ा हुआ है, इधर मशीन बनी हुई है, ये इस मशीन से जुड़ गया। अब यहाँ पर जैसे ही लाइट से बटन चालू किया, करंट आ रहा है इसमें इस तार के द्वारा, जैसे ही बटन चालू किया ये घिरनी जो थी इसकी ये घूमने लगी। ये जैसे ही घूमने लगी तो इस पास वाली घिरनी या इससे संबंधित, जैसे गन्ने की मशीन ही है, गन्ने की मशीन पे ये घिरनी लग रही है, एक इधर यांत्रिक मशीन लगी हुई है, जैसे ही बटन चालू किया ये घूमने लगी। इस पट्टे के द्वारा गन्ने की मशीन की ये घिरनी है, ये भी इससे जुड़ी हुई है। अब जैसे ही बटन चालू किया ये मशीन घूमेगी, ये पट्टे के द्वारा ये घिरनी है, ये भी क्या होगी, घूमेगी। तो ये जो घूमती है इस घिरनी को, ये घिरनी जो घुमा रही है, ये इस पट्टे और इस घिरनी के मध्य क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, इसी वजह से तो ये घूम रही है। अगर घर्षण बल नहीं लगता तो इस मशीन को जैसे हम घुमाते तो बस ये घूमती रहती, इस पट्टे को ये नहीं घुमाती। और ये पट्टा जो है बहुत टाइट या दाब के द्वारा लगा रहता, मतलब इन दोनों से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। इसीलिए क्या होता है, जैसे ये मशीन चालू करते हैं तो ये घूमने के साथ साथ ये भी क्या हो जाती है, गोल गोल घूमने लग जाती है। तो ये घर्षण का जो लाभ है, ये इन सब चीजों में हम घर्षण का लाभ का हम प्रयोग करते हैं। अब आगे हम जो है घर्षण की हानियों के बारे में देखते हैं। अब हम घर्षण की हानियों की बात करें दोस्तों, तो घर्षण में ऊर्जा की हानि होती है, जिससे मशीनों की दक्षता क्या है, घटती है। जो ऊर्जा की हानि होती है उससे क्या होगी, मशीनों की दक्षता घटेगी। क्यों? क्योंकि घर्षण बल क्या करेगा, जैसे कोई कार है हम उसको आगे की तरफ खींच रहे, घर्षण बल उसका पीछे की तरफ बल लग रहा है, तो वो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा कार को आगे की तरफ गति प्रदान करने में। तो वहां पर क्या होगी, घर्षण में ऊर्जा की क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। नेक्स्ट हम बात करें, वाहनों में लगभग 20% ईंधन, जो वाहन है उनमें लगभग 20% ईंधन जो है घर्षण बल के कारण अधिक व्यय होता है। जो वाहन है उसमें 20% ईंधन घर्षण बल के कारण क्या होगा, अधिक व्यय होगा। क्योंकि वो जिस भी रोड या सड़क या कभी कभी कच्चा रोड भी आता है तो वहां पर भी क्या होती है, उसमें और अधिक घर्षण लगेगा। क्योंकि रोड अगर कच्चा रहेगा, कच्चे की मतलब से जैसे गड्ढों वाला रहेगा, तो वहां पर घर्षण बल क्या रहेगा, और ज्यादा लगेगा। तो वहां पर ईंधन क्या होगा, ज्यादा खर्च होगा। आपने इसीलिए देखा होगा कि जो खराब सड़क रहती है उस पर गाड़ी कम एवरेज देती है। क्यों? क्योंकि एक तो गाड़ी धीरे चलती है, साथ में उसमें क्या होता है, घर्षण बल अधिक लगने की वजह से ईंधन क्या होगा, अधिक खर्च होगा। तो वाहनों में 20% ईंधन घर्षण बल के कारण अधिक खर्च होता है। घूर्णन करने वाली मशीनों के पुर्जे घर्षण के कारण घिस जाते हैं, जिससे अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो घूर्णन करने वाली मशीनें रहती है उसमें जो पुर्जे रहते हैं वो घर्षण की वजह से क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो घिसने की वजह से क्या होता है, अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने सिलाई मशीन में देखा होगा, ज्यादा टाइम तक अगर हम उसको यूज करते रहे, उसमें स्नैप का उपयोग न करें, तो धीरे धीरे वो क्या करती है, आवाज करने लग जाती है। घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि दो वस्तुओं के मध्य सापेक्ष गति का विरोध होता है, जिस कारण अतिरिक्त ऊर्जा व्यय होती है। जो घर्षण है उससे उष्मा उत्पन्न होती है। ये भी आपने देख सकते हो, गर्मियों में अगर आप कहीं पर जाके आ रहे हो तो जो टायर है वो रेगुलर
सड़क का टच में रहकर उसमें घर्षण बल का विरोध कर रहे हैं, टायर आगे की तरफ चल रहे हैं, घर्षण पीछे की तरफ उन पे लग रहा है, तो जब आप कहीं पर यात्रा करके या कहीं लंबी दूरी तय करके आते हो तो आप टायर पर हाथ लगा के देखना, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाते हैं। तो वो गर्म किस वजह से, तो उसमें उष्मा उत्पन्न हो रही है, घर्षण से जो उष्मा उत्पन्न हो रही है उसकी वजह से दो वस्तुओं के मध्य सापेक्ष गति का विरोध हो रहा है। तो सापेक्ष गति का विरोध होने के कारण क्या होगा, अतिरिक्त ऊर्जा व्यय होती है, तो वो उष्मा के रूप में घर्षण के कारण अतिरिक्त ऊर्जा क्या होगी, व्यय होती है। नेक्स्ट हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल। ये हमने घर्षण बल पढ़ा था, अब गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है। घर्षण बल खत्म हो चुका है, अब गुरुत्वाकर्षण बल जो अगला बल है बलों के प्रकारों में, उसमें हम गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे बल कण को क्या करते हैं, जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो ब्रह्मांड है इसमें प्रत्येक कण क्या है, एक दूसरे को एक बल के द्वारा आकर्षित करते हैं, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कमजोर बलों में से एक है। याद रखना, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कमजोर बलों में से एक गुरुत्वाकर्षण बल है। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखें। गुरुत्वाकर्षण का एक सार्वत्रिक नियम है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका एक सार्वत्रिक नियम है, उसको हम पढ़ते हैं। इसका जो प्रतिपादन है ये आइजैक न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के बल के जो सार्वत्रिक नियम है इसका प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया था। जो यह नियम क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। ये दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों के मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है, और जो रहता है ये दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका जो फॉर्मूला वो है लिखा हुआ है F बराबर G m1 m2 बटा डी स्क्वायर। यहाँ पर G जो है इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी की घात -2। तो यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान है। m1 और m2 की बात करें तो ये m1 जो है प्रथम पिंड का द्रव्यमान, m2 द्वितीय पिंड का द्रव्यमान है, और d जो है इन दोनों पिंडों की, जैसे एक पिंड ये है एक पिंड ये है, ये m1 है ये m2 है, तो इनके बीच की जो दूरी है सीधी दूरी ये d है। तो d इन पिंडों के बीच की दूरी की बात हो रही है, तो d क्या रहेगी, इन दोनों पिंडों के बीच की क्या रहेगी, दूरी रहेगी। तो वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल F रहेगा वो उसकी बात करें तो वो होगा G m1 m2 बटा डी स्क्वायर। बस आपको ये समझना है, इससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल से संबंधित कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा रीट में। बस आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण का एक सार्वत्रिक नियम है जिसके अनुसार ये फॉर्मूला आता है F बराबर G m1 m2 बटा डी स्क्वायर। यहाँ m1 m2 क्या है, पिंड है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है G जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी की घात -2। केजी की घात -2 का मतलब है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा 1 किलोग्राम की घात 2 नीचे था, इसको हम ऊपर लाए इसलिए किलोग्राम की घात -2 हो गया। ठीक है, बस आप इतना ही याद रखें। इसके बाद हम बात करें गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम द्वारा विभिन्न घटनाओं की व्याख्या। जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है इसके ही द्वारा इन घटनाओं की व्याख्या की गई। कौन कौन सी घटना है, देखो, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ जो चंद्रमा गति करता है वह गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के द्वारा ही इसकी क्या की गई, व्याख्या की गई। इसी प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आता है, ये चारों ही उदाहरण किसके हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम द्वारा विभिन्न घटनाओं की जो व्याख्या की गई है। तो इन चारों ही घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के द्वारा की गई है। तो इन चारों घटनाओं को आप याद रखें, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, जो पृथ्वी है इसके चारों ओर चंद्रमा गति करता है, जो सूर्य है इसके चारों ओर ग्रह गति करते हैं, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी व्याख्या भी इसी के द्वारा की गई, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आता है उसकी व्याख्या भी इसी के द्वारा की गई। अब गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है इसे हम गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। ये बराबर होता है जी कैपिटल M बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर जी जो है वो है 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी की घात -2। ये क्या था, गुरुत्वीय नियतांक था। अभी हमने पहले पढ़ा इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में, जी इंटू कैपिटल M बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ जो कैपिटल M रहता है ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं उसका द्रव्यमान है 6 गुणा 10 की घात 24 केजी। जो हमारी पृथ्वी है इसका द्रव्यमान कितना है, 6 गुणा 10 की घात 24 केजी। इतने द्रव्यमान हमारी पृथ्वी का है। पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें, जो जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं या जहां हम रहते हैं वो पृथ्वी, उस पृथ्वी की त्रिज्या की बात हो रही है। उसकी त्रिज्या रहती है 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर जो है यह पृथ्वी की क्या होगी दोस्तों, त्रिज्या होगी। अब अगर हम बात करें इस मीटर को आप किलोमीटर में बोलो 6400 किलोमीटर के लगभग है। अब हम बात करें जो जी है, इन तीनों ही वैल्यू को यहाँ पर अगर हम रखें तो जी का जो मान आता है वो आता है
9.8 मीटर इंटू सेंटीमीटर की पावर -2। मैं एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ, जी बराबर होता है 9.8 इंटू मीटर सेंटीमीटर की पावर मीटर इंटू सेंटीमीटर की पावर -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8 इंटू मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ये सेकंड है, इसको मैं नीचे लिया है, मीटर इंटू सेकंड की घात -2 ऊपर था, ये सेकंड ही है, इसको एस भी लिखते हैं। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर एस भी लिख सकता हूँ, एस की घात 2 भी बना सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान हो गया। तो इस मान को याद रखें, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, 9.8 मीटर इंटू सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। ये यूनिट भी याद रखें, क्योंकि ऑप्शन में कभी ऐसे दे दिया जी का मान क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बताओ, पहला ऑप्शन दे दिया 9.8 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा दे दिया 9.8 मीटर इंटू सेकंड की पावर -2, तीसरा दे दिया 9.8 मीटर बटा सेकंड। तो ऐसे अलग अलग करके आपको 4 ऑप्शन दे सकते हो। तो ये यूनिट भी याद रखें, मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 है, यहाँ सेकंड की, इसको एस सी भी लिखते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एस भी लिख सकते हो, दोनों ही चीजें आपके सही रहेगी। अब नेक्स्ट हम बात करें ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण। जो ध्रुव रहते हैं, ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण रहता है दोस्तों, ये क्या रहता है, अधिकतम रहता है। जो ध्रुव रहेंगे उन पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 रहेगा। याद रखें, पृथ्वी का जो केंद्र है इस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। अगर मैं बात करूं, ये भूमध्य रेखा है, इधर भूमध्य रेखा है, और इधर क्या है, ध्रुव है। तो इस भूमध्य रेखा से इधर ध्रुव की तरफ जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर की तरफ तीर का मतलब है बढ़ेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट चीज है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 1.61 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 होता है, या 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग कितना है, 1/6। जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है या पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का 1/6। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। इसका 1/6वां भाग क्या है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अतः चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है, 1/6 गुना होता है। जो चंद्रमा पर अगर हम किसी वस्तु को लेके जाएंगे तो उसका जो भार पृथ्वी पर था उसका 1/6 गुना वहां पर चंद्रमा पे ले जाने के बाद उसका भार 1/6 गुना हो जाएगा। मतलब जो पृथ्वी पर भार है उससे 1/6 गुना कम हो जाएगा, 1/6 कम हो जाएगा। मतलब जो पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु है जिसका भार 6 आ रहा है, तो अगर हम उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार 1 रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें दुर्बल नाभिकीय बल। हमने घर्षण बल पढ़ लिया, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ लिया, अब एक दुर्बल नाभिकीय बल भी होता है। इन बलों की बस मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या है कि कभी 4 ऑप्शन जो आएंगे एमसीक्यू में, उनमें अगर इस प्रकार के बल का नाम आ गया, जो मान लो उसमें उत्तर नहीं भी है, पर अपन को पता तो रहना चाहिए कि यार ये भी एक बल होता है, और इस बल की अगर अपन को परिभाषा याद रहेगी तो अपन वहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि कभी ये तो उत्तर नहीं है। जब हमें परिभाषा ही पता है कि दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, इनसे संबंधित प्रश्न आया तो आप कर ही लोगे, और इनसे संबंधित प्रश्न आने की संभावना कम है। लेकिन ये बल इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं 1-2 स्लाइडें रहेगी, लेकिन इनकी मदद इसलिए हो जाएगी कि अगर 4 ऑप्शन में इनमें से कोई ऑप्शन दे दिया कि किस प्रकार का बल है, बल लग रहा है, तो आप वहां विद्युत चुंबकीय बल आ गया, घर्षण बल के साथ विद्युत चुंबकीय बल भी आ गया, तो अब आप वहां कंफ्यूज नहीं होगा विद्युत चुंबकीय बल होता क्या है। तो एक बार इनकी परिभाषा पढ़ने पर हमारे क्या दिमाग में ये चीजें भी क्लियर रह जाएगी। याद कर रखें हम दुर्बल नाभिकीय बल, तो रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाले एल्फा बीटा कणों के मध्य लगने वाला बल जो रहेगा वो क्या रहेगा, दुर्बल नाभिकीय बल रहेगा। उसके बाद आएगा विद्युत चुंबकीय बल। दो आवेशों के मध्य जो विद्युत चुंबकीय बल रहेगा दोस्तों, यह क्या रहेगा। अब हम बात करते हैं आगे विद्युत चुंबकीय बल की। विद्युत चुंबकीय बल दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इसे कूलाम का नियम भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल का जो रहता है, दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यह भी एक प्रकार का बल है विद्युत चुंबकीय बल, जो दो आवेशों के मध्य लगता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण तथा दुर्बल नाभिकीय बल से अधिक होता है। जो विद्युत चुंबकीय बल रहता है यह गुरुत्वाकर्षण बल और दुर्बल नाभिकीय बल से क्या है, अधिक होता है। अब बात करें हम प्रबल नाभिकीय बल की। प्रोटॉन प्रोटॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल, जो बल है वह प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है, उसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे शक्तिशाली बल है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे शक्तिशाली बल है यह प्रबल नाभिकीय बल। जो हम है, यह पृथ्वी पर जो हम टिके हुए, यह गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही
टिके हुए। जैसे आपने देखा पृथ्वी तो क्या है आकार में, तो पृथ्वी क्या है गोल है, जैसे आकार में पृथ्वी गोल है। अब यहाँ पर भी इंसान है या लोग भाग रह रहे हैं और इधर भी लोग भाग रह रहे हैं। अब हम अगर अंतरिक्ष से देखें, अगर यहाँ ऊपर हम अंतरिक्ष पर जाकर देखें अंतरिक्ष से, तो यह पृथ्वी इस प्रकार से गोल नजर आती है। अब अगर हम सोचे कि आदमी जब इस पर नीचे की तरफ है तो ये तो नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे क्यों नहीं गिरता? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ही ये हम क्या इसके ऊपर स्थिर है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहे तो हम भी अंतरिक्ष में खुले रहते हैं, इस प्रकार से खुले हो जाएंगे, बिल्कुल इस प्रकार वाली कंडीशन आ जाएगी, या फिर जीवन ही क्या होगा, असंभव रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करें प्रणोद। किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह के लंबवत लगने वाला बल, उसे हम क्या कहेंगे? प्रणोद कहेंगे। याद रखें, थ्रस्ट बोलते हैं किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह के लंबवत, कोई वस्तु है उसकी सतह के लंबवत जो एक बल लगेगा उसको हम प्रणोद बल कहेंगे। इसका एसआई मात्रक क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा। अब दाब की भी बात कर लेते हैं, ये छोटी छोटी सी परिभाषा है क्यों? क्योंकि ये जब एमसीक्यू या फिर डायरेक्ट कभी इनसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम वहां पर कंफ्यूज न रहे, इसलिए ये 2-4 स्लाइडों की बातें इनको मैंने इसीलिए साथ में लिया है ताकि हम इन बल के बारे में भी याद रखें, क्योंकि वहां पर बल व गति का नियम सिलेबस में लिखा हुआ है। अब बल का मतलब वहां पर वो सभी प्रकार के बल भी पूछ सकता है। पूछने के बाद अगर हम कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो फिर वो हमारी मूर्खता हो जाएगी, इसलिए हम कम से कम इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को भी साथ में क्लियर करते हुए चले, ताकि अगर इस प्रकार से प्रश्न भी आ जाएगा तो हमारे उसमें गलत होने के कोई चांस नहीं रहेंगे। और ये है क्या, 10 से 15 मिनट के नोट्स और एक्स्ट्रा रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। अब हम बात करें दाब की। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जो प्रति एकांक क्षेत्रफल है उस पर जो बल लगेगा उसको हम दाब कहेंगे। यह क्या है? एक अदिश राशि है। दाब जो है दोस्तों अदिश राशि है। यह लगाए गए बल व सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो दाब क्या रहता है? बल बटा क्षेत्रफल, एफ बाई ए। यहाँ पी दाब है, एफ बल है और ए क्या है? सतह का क्षेत्रफल। तो दाब क्या रहेगा? बल बटा क्षेत्रफल। नेक्स्ट हम बात करें ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाला बल। जो ससंजक बल है वो एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगता है, और उसी प्रकार से एक आसंजक बल होता है। यह क्या रहता है? विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल रहेगा उसको आसंजक बल कहेंगे। तो एक ही प्रकार के या एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल, और विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजक बल। तो ससंजक तो एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगेगा, और आसंजक बल क्या रहेगा? विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगेगा। नेक्स्ट हम बात करें अभिकेंद्रीय बल। यह भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने योग्य है क्योंकि इससे प्रश्न आ सकता है। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों ही बल से प्रश्न आ सकता है। वृत्तीय गति करती हुई प्रत्येक वस्तु पर एक बल केंद्र की ओर लगता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जिसका फॉर्मूला रहता है अभिकेंद्रीय बल का, F बराबर mv²/r। यह अभिकेंद्रीय बल का क्या है? फॉर्मूला है। यहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान, v उसका वेग, r त्रिज्या जिस वृत्त में वो गति कर रही है, और F क्या है? अभिकेंद्रीय बल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, m तो द्रव्यमान वस्तु का, v क्या है? वेग, और r क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या मतलब जिस वृत्तीय पथ पर वो गति कर रही है उसकी त्रिज्या। अब उदाहरण देखें हम अभिकेंद्रीय बल के। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है वो अभिकेंद्रीय बल की वजह से ही लगा रही है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, वह भी इसी का उदाहरण है। सड़कों व रेल की पटरियों को घुमाव के स्थान पर अंदर घुमाव वाली दिशा में या घुमाव वाली दिशा की ओर क्या किया जाता है? थोड़ा सा ढालदार बनाया जाता है, जिससे वाहनों को मुड़ते समय पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल मिले। आपने अभी तक नोटिस किया हो, और अगर नहीं भी किया हो तो आप देखना, जहां पर भी घुमावदार सड़कें रहती है वो हल्की सी क्या होती है? इधर बाहर की साइड से उठी हुई रहती है। मतलब जो ढाल रहता है वो इधर, अगर मैं यहाँ पर पानी ढूलूं तो ये पानी इधर की तरफ बहेगा। मतलब ढाल क्या रहेगा? इधर ऊंचा रहेगा और इधर नीचा रहेगा। मतलब हल्का सा ढाल जो रहता है अंदर की तरफ रहता है। तो ये किस लिए बना रहता है? घुमाव वाली दिशा में जो रहता है वो थोड़ा सा क्या रहेगा? उसका ढाल रहेगा। यह इसलिए बनाया रहता है तो क्या, क्योंकि अंदर की तरफ जो अभिकेंद्रीय बल है उसका मान क्या हो जाए? बढ़ जाए, या पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल मिल सके। अगर ये ऐसा नहीं बनाएंगे तो अगर तेज गति से वाहन आएगा तो सीधा सामने की तरफ निकल जाएगा। मतलब वो घुमावदार सड़क पर घूमने की जगह क्या रहेगा? बाहर की तरफ फिक्स जाएगा, या बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो ये अभिकेंद्रीय बल ही है जो उसको इस घुमावदार रोड या घुमावदार जगह जो रहेगी उस पर क्या रहेगा? रोड पर टिकाए रखेगा और साथ में क्या घूर्णन देगा। तो अभिकेंद्रीय बल के बाद हम देखें अपकेंद्रीय बल। जब कोई पिंड या वस्तु एक वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उस पर बाहर की तरफ एक बल लगता है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। देखो, अगर वस्तु वृत्ताकार पथ में गति कर रही है तो उस पर अंदर की तरफ तो एक बल लगेगा, उसे अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, और बाहर की तरफ जो बल लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। जैसे अगर ये वृत्ताकार पथ है,
इस पर अगर ये कोई वस्तु गति कर रही है तो इस पर अंदर की तरफ तो लगेगा अभिकेंद्री बल, ये केंद्र की तरफ अभिकेंद्री बल, और इसी वस्तु पर इधर बाहर की तरफ क्या लगेगा, अपकेंद्री बल। अंदर की तरफ तो अभिकेंद्री बल और बाहर की तरफ क्या लगेगा, अपकेंद्री बल लगेगा। उदाहरण से हम बात करें तो जब हम चलती हुई बस में बैठे होते हैं तब यदि बस बाईं ओर घूमती है तो हम दाईं ओर झटका लगता है, जब बस बाईं ओर घूमती है तो हमें क्या लगता है, दाईं ओर झटका लगता है। ये किस वजह से लगता है, अपकेंद्री बल की वजह से लगता है, जो बाहर की तरफ उसमें लगा हुआ है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों का साफ होना और दूध से क्रीम निकालना, ये दोनों ही अपकेंद्री बल के उदाहरण है। ये चीजें हमने अपकेंद्रण में भी पढ़ी थी, जब हमने इससे पूर्व में क्लासें ली थी अम्लसाल लवण वाली और इनमें, तो उसके बाद भी हमने जो क्लासें ली थी एक तरह से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अपकेंद्री बल वाला हमने पढ़ा था, जहां पर क्या होता था, दूध से क्रीम को जो अलग करते थे वो किस प्रकार का परिवर्तन था उसके बारे में हमने वहां पर बात करी थी। नेक्स्ट हम बात करें उत्प्लावन बल की। किसी वस्तु को तरल में रखने पर, यह भी एक प्रकार का फोर्स है उत्प्लावन बल, इसको बायोन्सी फोर्स भी बोलते हैं। तो किसी वस्तु को तरल में रखने पर तरल द्वारा वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में लगाए जाने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। कोई वस्तु अगर हमने उसको तरल में जैसे पानी में ही रख दिया तो उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन उस तरल द्वारा उस पर भी एक बल लगता है, उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में लगता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक टब भर देता हूँ पानी का और इसमें अगर मैं किसी वस्तु को रखता हूँ, ये इसमें इतनी सी डूबी हुई आधी डूबी हुई है मान लो, तो इस पर नीचे की तरफ तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जो इसका द्रव्यमान गुणा जी एम इंटू जी, यह नीचे की तरफ लग रहा है। और अगर हम इस पर बात करें तो विपरीत दिशा में इसमें ऊपर की तरफ इधर जो पानी की वजह से क्या लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा, उत्प्लावन बल। ये किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, तो इस पे दोनों साइडों से क्या लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा, या इस पर जो पानी है वो ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लगेगा और नीचे की तरफ क्या लगेगा, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तरल का यह गुण क्या कहलाता है, उत्प्लावकता कहलाता है। जो तरल है उसमें डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगाता है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में, उसे उत्प्लावक बल कहते हैं, और तरल का जो गुण है उसे उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावन बल जो है इसका परिणाम तरल के घनत्व के समानुपाती होता है। जो उत्प्लावन बल है इसका परिमाण जो रहेगा वह तरल के घनत्व के क्या रहेगा दोस्तों, समानुपाती रहेगा। जल में डूबी वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं। देखो, वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो वस्तु का भार है नीचे की ओर कार्य करेगा, और वस्तु पर पानी का उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ पानी में मैंने अगर किसी वस्तु को डुबाया था तो इस पर नीचे की तरफ तो ये mg लग रहा है, और ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ मैंने बल निकाला इस उधर साइड से, इसको क्या कहेंगे, उत्प्लावन बल कहेंगे। तो जो जल में डूबी हुई वस्तु है इस पर दो बल कार्य करेंगे, नीचे की तरफ तो गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर की तरफ क्या करेगा, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। ये किधर की साइड कार्य करेगा, ये ऊपर की साइड कार्य करेगा। नेक्स्ट हम देखें, किसी वस्तु का पानी में डूबना या तैरना दोनों बलों के अपेक्षित मानों पर निर्भर करता है। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु क्या करेगी, डूब जाएगी। अब देखो, वस्तु पर दो बल लग रहे हैं, एक तो ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल, नीचे की तरफ mg मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। अगर वस्तु का जो भार है उत्प्लावन बल से अधिक है, भार मतलब m इंटू जी, mg अगर ज्यादा है उत्प्लावन बल से तो वस्तु क्या होगी, पानी में डूब जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो ये वस्तु में अगर बना देता हूं तो इस पे नीचे की तरफ तो इसके भार की वजह से जो बल लगेगा वो लगेगा mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, उत्प्लावन बल। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है, मतलब ये mg है, ये इससे अधिक है, और अगर ये पानी में रख दिया हमने इसको, कोई वस्तु इसको पानी में रख दिया, तो नीचे mg जो लग रहा है वस्तु का भार वो उत्प्लावन बल से क्या ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो ये इसको क्या करेगा, पानी में डुबा देगा, मतलब पानी में डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु पानी में आंशिक रूप से डूब कर तैरेगी। अगर वस्तु का जो भार है उत्प्लावन बल से क्या है, कम है, तो वस्तु क्या रहेगी, पानी में क्या रहेगी, आंशिक रूप से डूबेगी, मतलब कुछ डूबी हुई रहेगी और कुछ बिना डूबी हुई रहेगी। और यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है तो वस्तु पानी में डूब कर तैरेगी। मतलब अगर उत्प्लावन बल के बराबर है तो वस्तु पानी में बिल्कुल नीचे तैर जाएगी, मतलब इसकी सतह के बिल्कुल पास पास डूब कर क्या करेगी, इसमें तैरती रहेगी। ठीक है। और यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है तो वह वस्तु जल में तैरेगी। कोई वस्तु है जिसका घनत्व से भी इसको समझाया गया, यहाँ तो ये तीनों पॉइंट उत्प्लावन बल से समझाया गया। अब वस्तु डूबेगी या नहीं डूबेगी ये घनत्व से भी समझाया गया है। जैसे यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से क्या है, कम है, तो वह वस्तु जल में तैरेगी। अगर वस्तु का जो घनत्व है वह जल के घनत्व से कम है तो वह वस्तु जल में तैरेगी। और अगर वस्तु का घनत्व जो है वह जल के घनत्व से ज्यादा है तो वह वस्तु क्या होगी, जल में डूब जाएगी। तो अगर घनत्व वस्तु का ज्यादा है जल के घनत्व से तो वह वस्तु जल में डूब जाएगी, और अगर वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है तो वह वस्तु जल पर क्या करेगी, तैरेगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें आर्किमिडीज का सिद्धांत। एक आर्किमिडीज है, इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया, उसको भी देखते हैं।
जब किसी वस्तु को तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। जो आर्किमिडीज है ये यूं कहता है कि अगर किसी वस्तु को अगर हम तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से जो डुबोते हैं तो ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव होता है। वह बल जो है वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। जो उसने जो तरल हटाया उसके भार के बराबर क्या रहेगा, वह बल रहेगा। उपयोग देख लो, जलयान तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में, जो पानी के अंदर पनडुब्बियां चलती है, जो समुद्र में पानी के बस अंदर अंदर ही चलती है, उनकी जो डिजाइन है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ही बनाई जाती है। दुग्धमापी जिसे लेक्टोमीटर कहते हैं, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच के लिए प्रयुक्त होता है, वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है, इसी सिद्धांत पर आधारित है। पानी का बर्फों में तैरना भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है और यह सिद्धांत पदार्थों के अपेक्षित घनत्व का ज्ञात करने में उपयोगी है। जो पदार्थ उनका अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में भी यही सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, उपयोगी होता है। नेक्स्ट हम बात करें घनत्व और अपेक्षित घनत्व। अब ये दोनों चीजें क्या होती है, घनत्व और अपेक्षित घनत्व, इसको भी देख लो। किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। घनत्व क्या होगा, द्रव्यमान बटा आयतन, मतलब एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ये आपने पढ़ भी रखा होगा। इसका एसआई मात्रक बात करें तो ऊपर द्रव्यमान काय में आएगा, केजी में, और आयतन किस में आएगा, मीटर क्यूब में। तो केजी इंटू मीटर की पावर -3 इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। उसी प्रकार अपेक्षित घनत्व को देखें तो किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व, उस पदार्थ का घनत्व वो पानी के घनत्व का अनुपात। जो अपेक्षित घनत्व रहेगा वो जिस भी पदार्थ का हम निकाल रहे हैं तो उस पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व अगर हम करेंगे तो वहां पर अपेक्षित घनत्व आएगा। किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, इसका कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक क्यों नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व है, तो दोनों ही जगह घनत्व है। तो घनत्व की इस घनत्व की यूनिट से इस घनत्व की यूनिट क्या हो जाएगी, कट जाएगी, मतलब इसके मात्रक से इसका मात्रक कट जाएगा। तो अपेक्षित घनत्व का क्या रहता है, कोई मात्रक नहीं रहता। देखो ऊपर अगर किसी वस्तु का घनत्व का मात्रक रहेगा वह भी यही रहेगा, केजी इंटू मीटर की पावर -3। नीचे पानी का घनत्व भी क्या रहेगा, केजी इंटू मीटर की पावर -3। दोनों की यूनिट सेम रहेगी, यूनिट से यूनिट कट जाएगी। तो जो अपेक्षित घनत्व रहेगा इसका कोई मात्रक नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें द्रव्यमान भार। द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। अब ये द्रव्यमान और भार बहुत बार आया आपके शब्दों में। अब ये दोनों चीजें होती क्या है, दोनों अलग अलग होती है। अब इनको देखो, द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है। देखो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। कोई वस्तु है जो उसका द्रव्यमान क्या रहता है, उसके जड़त्व की माप रहता है। तो वस्तु का द्रव्यमान सदैव समान रहता है, ये बात याद रखना। चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या बाह्य अंतरिक्ष में हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो वस्तु का द्रव्यमान रहेगा यह हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, समान रहेगा। चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या बाह्य अंतरिक्ष में किसी दूसरी जगह पर हो, तो उसका द्रव्यमान जो रहेगा दोस्तों वो क्या है, हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान क्या है, जड़त्व का माप होता है। अब हम बात करें भार की, तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। जैसे कोई वस्तु है उस पर पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो उसका भार कहलाता है। इसे W से निर्दिष्ट करते हैं। किससे, W से। वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। जो वस्तु का जो भार रहता है वो क्या रहता है, उसका बल रहता है, जिससे वह क्या होती है, पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। हमने बल बराबर क्या पढ़ा था, बल बराबर m इंटू ए, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये था फोर्स। बल बराबर क्या था, m इंटू ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हमने ये बल का क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था, ये मैंने बल की परिभाषा के साथ आपको बताया था। तो यहाँ पर जो वस्तु का एक भार है यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो वस्तु का भार एक क्या है, बल है। तो बल क्या है, जो जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो यहाँ पर पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रही है, तो यहाँ पर जो त्वरण रहता है ये गुरुत्वीय त्वरण रहता है, जिसे हमने जी पूरा पढ़ा था 9.8, जो जी का मान आया था 9.8 आया था। तो यह क्या रहेगा, यहाँ पर त्वरण का मान रहेगा। और द्रव्यमान जो जिस वस्तु का हम भार निकाल रहे हैं, तो भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसका परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। गणितीय रूप में बल F बराबर क्या होता है, mg, अतः वस्तु का भार W क्या होगा, m इंटू जी के बराबर होगा। जैसे अगर कोई वस्तु है ये 4 kg की है, 4 किलोग्राम की है, तो अब इसका भार क्या होगा, जो नीचे की तरफ लग रहा है, ये होगा m इंटू जी। जो W रहेगा m इंटू जी के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू तो 4 होगी क्योंकि इसका द्रव्यमान 4 है, और g जो है 9.8। अब 9.8 से इस 4 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा। और भार का मात्रक भी क्या रहेगा, न्यूटन ही रहेगा। जैसे मैं इसको गुणा करके देखूं तो 8 चौक 32 की 2 हासिल के 3, 9 चौक 36 और 3 39, 39.2 जो रहेगा इसका 39.2 न्यूटन जो रहेगा इसका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करें। आप समझ गए होंगे भार और द्रव्यमान में अंतर। अब भारहीनता, एक कंडीशन भारहीनता की भी आती है। अब भारहीनता क्या होती है उसको भी देखो। भारहीनता की अवस्था में वस्तु का प्रभावी भार शून्य हो जाता है। जो भारहीनता की स्थिति आती है उसमें वस्तु का क्या होता है, प्रभावी भार शून्य हो जाता है। जैसे
यदि नीचे आती हुई लिफ्ट की केबल टूट जाए तो लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरने लगती है, तो हमें भारहीनता का अनुभव होता है, यानी शून्य भार का अनुभव होता है। तो जब नीचे आ रही हुई लिफ्ट कोई है, वो नीचे आ रही है और अचानक से उसका बेल्ट या लिफ्ट का जो पट्टा है वो टूट गया, तो वो क्या, वो नीचे स्वतंत्रता पूर्वक गिरने लगी। तो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरेगी तो हमें क्या होगा, भारहीनता का अनुभव होगा। अब जैसे आपने मेले में आप वो बड़े झूले में झूलते होंगे, बड़ा झूला रहता है, नीचे से ऊपर जाते हैं, जाते जाते एक कंडीशन यहाँ पर ऐसी आती है कि हम जैसे नीचे आते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे झूला नीचे रह गया और हम ऊपर ही रह गए, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा अनुभव होता है। तो वह जो कंडीशन आती है वो एक तरह से ऐसी आती है जैसे भारहीनता का मतलब हमारा भार ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब झूला नीचे आने लगता है तो अचानक से ऐसा लगता है जैसे हम तो ऊपर ही रह गए और झूला नीचे चला गया। वो मात्र 1 या 2 सेकंड की बात होती है, तो वहां पर भी हमें एकदम ऐसा लगता है जैसे भारहीनता की स्थिति आ गई, या उसी की बात हो रही है। कृत्रिम उपग्रहों के अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव होता है। जो कृत्रिम उपग्रह रहते हैं उनमें जो अंतरिक्ष यात्री बैठे रहते हैं उनको भी क्या होता है, भारहीनता का अनुभव होता है। नेक्स्ट हम बात करें, वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानने पर किसी वस्तु या पिंड को ऊपर की ओर फेंकने पर गति की समीकरण। अभी हमने गति की समीकरण इससे पूर्व वाली क्लास में पढ़ी थी, वहां पर 3 समीकरण पढ़ी थी आपने। देखो बस समीकरण वही है, इन पर ध्यान नहीं देना, बस ये इसलिए लिखिए ताकि मैं आपको समझा दूं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गति की प्रथम, द्वितीय और गति की तीसरी समीकरण थी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति की 3 समीकरण थी। जब एक समान त्वरण हो, क्या हो, त्वरण एक समान हो, और ये क्या थी, जब हम इसको रोड पे या इस प्रकार की गतियां, जो सड़क पर इस प्रकार की गतियां हो रही थी, ये उसके लिए समीकरण थी। अब देखो, वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु या पिंड को ऊपर की ओर फेंकने पर, अब ये जो गतियां थी ये तो रोड पे ऐसे चलती थी, या तो इस दिशा में चल रहे या इस दिशा में चल रहे। अब जो ये समीकरण है ये क्या है, वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब जैसे मैं जमीन से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, पृथ्वी में हमारे अंतरिक्ष की तरफ वस्तु फेंक रहा हूं, तो ये उसकी गति की समीकरण है। अब ये यही समीकरण यहाँ है, पर इन दोनों में क्या अंतर है, जब मैं उसको ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो उसमें त्वरण क्या लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण। वो कहां लगेगा, नीचे की तरफ। किसी वस्तु को अगर मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु या पिंड को कहां, ऊपर की ओर फेंकने पर गति की समीकरण। अब जैसे ही मैंने वस्तु को ऊपर की ओर फेंका तो उस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये जो ए है ना, यही माइनस जी है। जो गुरुत्वीय त्वरण ए क्या रहेगा, जी रहेगा, लेकिन वो लगता रहा, वस्तु किधर जा रही, मान लो ये वस्तु है कोई, ये वस्तु किधर जा रही, ऊपर की तरफ जा रही, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, जी। ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। नीचे क्या लग रहा है, इस पे गुरुत्वीय त्वरण। तो ये कोई वस्तु है जो ऊपर की तरफ जा रही है, इस पे नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, तो ये जो ए है ये जी है, तो इस ए की जगह यहाँ पर जी लिख दिया बस। और ये नीचे की तरफ है, जबकि वस्तु ऊपर जा रही है, त्वरण नीचे मतलब पीछे लग रहा, वस्तु इस दिशा में जा रही है, त्वरण इस दिशा में लग रहा है, इसलिए जी का मान क्या आ गया, माइनस आ गया। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो ये ए जो था ना, इसका मान माइनस जी रख दिया, इसलिए माइनस जी टी आ गया। ऐसे ही एस, वहां पर हम विस्थापन एस लेते थे या दूरी को एस में लेते थे, अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा तो एस की जगह क्या गया, एच आ गया, ऊंचाई आ गई। तो एस की जगह तो एच आ गया, यूटी तो था ही सही। अब वो वापस ए जो था, ए का मान माइनस जी रखा, तो जी तो यार माइनस यहाँ लग गया, तो यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वस्तु जब ऊपर जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण तो नीचे की तरफ लगेगा। उसी प्रकार यहाँ एस जो था वो वापस एच बन गया, जी का मान माइनस, ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh कैसा है, वी स्क्वायर तो ऐसा कैसे, यू स्क्वायर भी ऐसा कैसे। अब जो यहाँ पर त्वरण ए था, ये यहाँ माइनस जी आएगा, तो उसका माइनस तो यहाँ लग के जी आ गया, और एस जो है वो ऊंचाई की बात हो रही, तो वहां एच आ गया। तो इन्हीं 3 समीकरणों से समीकरण बन गई। बस क्या था कि ये 3 तो रोड पे इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसमें क्या ऊपर जाता तो गुरुत्वीय त्वरण क्या रहता है, जी रहता है, इसलिए ये आ गया। अब वस्तु या पिंड को मुक्त रूप से छोड़ने पर गति की समीकरण। अब इसमें तो क्या है, वस्तुएं ऊपर जा रही थी, अब मान लो किसी बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग से क्या हुआ, मुक्त रूप से किसी वस्तु को छोड़ रहे हैं। पहले तो क्या कर रहा था, नीचे से ऊपर फेंका था, अब ऊपर से ऐसे छोड़ दिया। तो जब हम ऊपर से वस्तु को छोड़ेंगे ना, तो उसकी एक कंडीशन रहती है, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं का प्रारंभिक वेग क्या रहता है, शून्य रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, जब भी मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरेगी तो उसका जो प्रारंभिक वेग शून्य रहेगा। यहाँ पर इन समीकरणों में प्रारंभिक वेग क्या रहता है, यू रहता है। ये आपको मैंने वहां पर लिखाया था, गति की जो समीकरण बताई थी, वहां पर यू क्या है, प्रारंभिक वेग, और वी क्या है, अंतिम वेग है। तो जब मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं का प्रारंभिक वेग शून्य रहेगा, तो जैसे ही मैं वस्तु को छोड़ूंगा तो उसका प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अब मैंने इस वस्तु को यहाँ से छोड़ा, इसका प्रारंभिक वेग यू क्या हो गया, 0 हो गया, और ये वस्तु नीचे की तरफ आ रही है, और इस पे गुरुत्वीय त्वरण भी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लगा। ये आ भी नीचे रही है और त्वरण भी नीचे लग रहा, मतलब यहाँ पर इस बार जो जी रहेगा वो क्या रहेगा, प्लस वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो वस्तु जा ऊपर रही थी, जी नीचे लग रहा था, इसलिए माइनस जी लिया। अब ये देखो, इन्हीं समीकरणों में देखो, मुक्त रूप से गिर रही है, मतलब ये यू तो सब जगह 0 हो गया,
यू 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 तीनों जगह जीरो, तो ये तीनों तो जीरो बन गए। अब देखो v इक्वल टू यू प्लस 80 था, यू जीरो हो गया। ए क्या है, वस्तु नीचे की तरफ आ रही है और त्वरण भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण ही है जी, तो यहाँ v बराबर क्या हो गया, जीटी, तो यहाँ जीटी लिख दिया। ऐसे ही एस की जगह तो एच आ गया, क्योंकि अब हाइट वाली बात हो रही, ऊपर नीचे में तो हाइट आएगी, इधर और इधर में तो एस आता है, ऊपर और नीचे में क्या आएगी, हाइट आएगी, इधर और इधर वाली में तो दूरी, ऊपर नीचे में हाइट। अब हाइट की बात हो रही है तो एस क्या है, एच। अब यूटी, यू वही प्रारंभिक वेग, क्योंकि मुक्त रूप से गिर रही है तो प्रारंभिक वेग जीरो हो गया, तो यूटी तो जीरो हो गया, प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब जी की बात करें, ए क्या है, जी है, जी ऐसा कैसे लिख दिया, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे त्वरण क्या है, जी है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण में ऊपर से नीचे गिरेगी। अब अगली बात हुई वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस आया। अब यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच आया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर जो था, यू वही प्रारंभिक वेग यू था, वो तो वापस जीरो हो गया। अब ए क्या था, जी था, तो जी के वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। ये समीकरण मैंने बस आपको इसलिए बताई है कि कभी वहां पर आ जाए निम्न में से गति की प्रथम समीकरण है और उनमें चार ऑप्शन में एक आध ऑप्शन इनमें से आ गया, तो आपको कम से कम यह तो पता रहेगी कि ये गुरुत्वीय त्वरण वाली कंडीशन के समीकरण है, यहाँ पर जी आ गया तो गुरुत्वीय त्वरण के समीकरण है। जबकि न्यूटन की अगर हम बात करें तो जो गति की समीकरण रहेगी, तो गति की प्रथम समीकरण ये, द्वितीय और तृतीय गति की मूल रूप से तीनों समीकरण यही है। लेकिन उन समीकरणों को अगर इस रूप में भी कभी दे दिया, मान लो वहां चार ऑप्शन में, तो आपको पता तो रहे कि कौन सी समीकरण है। या मुक्त रूप से गिर, या आपको ऐसे प्रश्न पूछ लिया कि मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के लिए गति की प्रथम समीकरण होगी, तो क्या होगी, गति की प्रथम समीकरण ये थी, इससे ये बनी, तो ये v इक्वल टू जी टी, इसकी क्या हो जाएगी, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए प्रथम समीकरण हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मुक्त रूप से गिर रही है, तो u तो जीरो हो गया, u जीरो हो गया तो v इक्वल टू 80 हुआ। ए का मान अगर हम यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण में गिर रही है तो g आएगा, तो v इक्वल टू जी टी, तो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए ये गति की प्रथम समीकरण होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न कभी पूछ लिया, आने के चांस कम है, लेकिन फिर भी हम इसको कवर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अब मेंस का पेपर है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी, और अगर एक आध प्रश्न थोड़ा टफ आ गया, अगर हम उसको सही कर लेते हैं, तो हम जो दूसरों की भीड़ है उससे क्या आगे निकल जाएंगे, तो इसलिए इन चीजों को पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करें पलायन वेग। अब आता है पलायन वेग, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु या पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए तथा वापस पृथ्वी की ओर लौट कर ना आए, उसे पलायन वेग कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से किसी वस्तु को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, तो यह वो वेग है जिससे अगर मैं उस वस्तु को ऊपर की ओर फेंकूं तो वह अंतरिक्ष वाली कंडीशन में चली जाए, मतलब एक ऐसी स्थिति में चली जाए जिस पर नीचे की तरफ गुरुत्वीय बल लगे ही नहीं, मतलब वो ऊपर की ही रह जाए, फिर वो नीचे वापस नहीं आए, मतलब वापस पृथ्वी की ओर लौट करना है। तो वह जो रहेगा पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर मैं किसी वस्तु को नीचे से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक दूं तो वो वापस नीचे नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वो गुरुत्वीय जो बल लग रहा है या गुरुत्वीय त्वरण जो लगता है उस कंडीशन से ऊपर चली जाएगी, मतलब एक ऐसी स्थिति में चली जाएगी जहां पर गुरुत्वीय बल नहीं लगेगा, मतलब वह वापस गिरकर नीचे नहीं आएगी। अगर मैं किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, अगर मैं इस बॉल को, मान लो ये बॉल ही ले लो, इसको अगर मैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से नीचे से फेंक देता हूं ऊपर की तरफ, तो ये वापस नीचे नहीं आएगी अगर मैं इसको पृथ्वी से फेंक रहा हूं। और अगर इसी बॉल को अगर मैं चंद्रमा से फेंकूं, तो बस चंद्रमा से मैं अगर इसको 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंक दूं तो ये वहां चंद्रमा पे भी वापस नीचे नहीं आएगी, क्योंकि चंद्रमा के लिए पलायन वेग अलग है, पृथ्वी का पलायन वेग अलग है। तो आप याद रखें, पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर और चंद्रमा का पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और चंद्रमा का पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट हम बात करें वृत्तीय गति। ये वृत्तीय गति के बारे में डायरेक्ट स्लाइडों से बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रखे वृत्तीय गति में भी क्या क्या होता है। जो जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि दृढ़ बिंदु से इसकी दूरी क्या सदैव नियत रहे। कोई वस्तु है वो इस प्रकार से गति कर रही है कि उसकी जो है दृढ़ बिंदु से जो है सदैव दूरी क्या रहे, नियत रहे। मतलब अगर इस पथ पे कोई वस्तु गति कर रही है तो इसका दृढ़ बिंदु या केंद्र बिंदु की बात करें, इससे दूरी हमेशा नियत है, तो ये क्या होगी, वृत्तीय गति होगी। समान वृत्तीय गति, यदि त्रिज्य सदिश समान समय में समान कोण काटता है तो एक समान वृत्तीय गति होती है। जैसे अगर ये गोला है, कोई वस्तु यहाँ से चली, 1 सेकंड में यहाँ पे पहुंची, इसने इतना त्रिज्य सदिश काटा, फिर अगले 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुंची, तब इसने इतना त्रिज्य सदिश काटा, तो ये त्रिज्य सदिश डेल्टा थीटा है। यहाँ पर भी अगर ये डेल्टा थीटा है, मतलब 1 सेकंड में इतनी चली, अगले 1 सेकंड में इतनी ही चली, तो ये क्या रहेगी, एक समान वृत्तीय गति रहेगी। एक समान वृत्तीय गति में चाल क्या होती है, नियत रहती है, याद रखें। एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहेगी। वृत्तीय गति में आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वहां पर बस हमने इनके प्रकारों को पढ़ा था, सभी घूर्णन गति, वृत्तीय गति, एक समान सरल रेखीय गति, तो इन गतियों के बारे में पढ़ा था, लेकिन वृत्तीय गति को थोड़ा सा डीप में भी हम देख लेते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहेगी, याद रखना। रेखीय वेग एक सदिश राशि होने के कारण इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। जो रेखीय वेग रहेगा वो क्या है, सदिश राशि। जैसे यहाँ पर अगर कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू करे, इसका वेग शुरू में इस दिशा में था,
ये चलते चलते यहाँ आ गई, अब इसका वेग इधर हो गया, फिर चलते चलते इधर आई, अब दिशा इधर होगी। तो जो रेखी वेग है एक सदिश राशि है, इस कारण इसकी लगातार बदलती रहती है। क्या बदलती रहती है? दिशा। तो रेखी वेग की तो लगातार क्या बदलती रहेगी दोस्तों? दिशा बदलती रहेगी। वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श ज्या की ओर होती है। जो वेग की जो दिशा रहेगी वह प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगी? स्पर्श ज्या की तरफ रहेगी। जैसे ये कोई वस्तु है, इस पर विवेक से कोई वस्तु ऐसे जा रही है, अगर मैं इस पर एक स्पर्श रेखा खींचूं तो ये जो वेग की दिशा है ये भी क्या रहेगी? स्पर्श दिशा, स्पर्श रेखा के समांतर रहेगी या स्पर्श रेखा की दिशा में रहेगी। तो वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगी? स्पर्श ज्या की ओर होती है। रेखी वेग एक सदिश राशि है, इस कारण इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक समान वृत्ति गति में चाल क्या रहेगी? नियत रहेगी। एक समान वृत्ति गति में चाल क्या रहेगी? नियत रहेगी। और इसी प्रकार एक समान सरल रेखी गति में भी चाल क्या रहेगी दोस्तों? नियत रहेगी। चाल क्या है? अदिश राशि और वेग सदिश राशि है। अब वृत्ति गति में हम कोणीय वेग देख लेते हैं। कोणीय वेग है, यह भी क्या है? एक सदिश राशि है, दिशा घूर्णन के तल के लंबवत होती है। जो कोणीय वेग है इसकी दिशा जो है घूर्णन तल के लंबवत रहेगी। इसको ओमेगा से शो करते हैं। ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। मतलब जैसे ही हमने यहाँ से वस्तु बनाई थी, अगर ये यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंची तो इसने यहाँ से यहाँ तक कितना? डेल्टा थीटा कोण, अगर इसने यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा थीटा कोण इसने कवर किया और डेल्टा टी समय में किया तो डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी क्या रहेगा? कोणीय वेग रहेगा। बस आप इसको समझ लो। कोणीय वेग का मात्रक याद रखें आप तो रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग का मात्रक रहेगा दोस्तों रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है। यदि कण दक्षिणावर्त घूर्णन कर रहा है तो कोणीय वेग की दिशा नीचे की ओर तल के लंबवत होगी। और इसी तरह वामावर्त घूर्णन कर रहा है तो जो दिशा रहेगी कोणीय वेग की वह ऊपर की ओर होगी। इस चीज को तो कोई ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं। पर मेन बात यह है कि एक सदिश राशि है, कोणीय वेग जो रहेगा वो भी सदिश राशि रहेगी और इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड रहेगा। समान वृत्तीय गति में कोणीय वेग की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, जो पूर्ण रूप से नियत होती है। जो कोणीय वेग रहेगा इसकी जो दिशा रहेगी वो घूर्णन अक्ष की ओर रहेगी और पूर्ण रूप से क्या रहेगी? जो नियत रहेगी। कोणीय वेग दिशा के साथ साथ परिमाण में भी नियत होता है। वेग v बराबर आर ओमेगा। यहाँ आर वृत्त की त्रिज्या। कोणीय वेग में अगर मैं वेलोसिटी v की बात करूं तो ये बराबर रहेगा आर ओमेगा के। अब अभिकेंद्री बल, जो कोणीय वेग है उसमें भी अभिकेंद्री बल जो हमने पढ़ा था वो वही बल है। जैसे कोई वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु गति कर रही है तो इस पर केंद्र की तरफ एक बल लगेगा, इसको क्या कहेंगे? अभिकेंद्री बल। इसे एफसी से डिनोट करते हैं। एफसी से, जैसे यह सदा केंद्र की ओर कार्य करता है। जो अभिकेंद्री बल है, वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु घूम रही है तो इस पर सदैव केंद्र की तरफ कार्य करेगा। अभिकेंद्री बल कण को एक वृत्त में गति करवाने के लिए आवश्यक है। कण को एक वृत्तीय पथ में गति करवाने के लिए क्या आवश्यक है? अभिकेंद्री बल। क्योंकि एफसी सदा वेग तथा विस्थापन के विलंबत है, इसलिए इस बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो याद रखें, अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या रहेगा? शून्य रहेगा। क्षैतिज तल में वृत्तीय गति सामान्यतः एक समान वृत्तीय गति होती है। याद रखें, जो क्षैतिज तल में जो वृत्तीय गति होगी वह सामान्यतः एक समान वृत्तीय गति होती है। याद रखिएगी गति की समीकरण वृत्तीय गति पर लागू नहीं होती। जो गति की हमने समीकरण पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो तीनों ही समीकरण थी ये वृत्तीय गति पर लागू नहीं होती। याद रखना, ये सरल रेखीय गति पर ही लागू होगी, वृत्तीय गति पर लागू नहीं होगी। अब हम बात करें नेक्स्ट, अभिकेंद्री त्वरण। अब एक त्वरण और होता है अभिकेंद्री त्वरण। हमने अभिकेंद्री त्वरण के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा, अभिकेंद्री त्वरण भी देखो। एक समान वृत्तीय गति में कण एक त्वरण अनुभव करता है जिसे अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। जो एक समान वृत्तीय गति होती है उसमें क्या करता है? कण एक त्वरण अनुभव करता है जिसे अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। ये एसी इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। मतलब जैसे मैं बात करूं आपके सामने, ये कोई वृत्त है, इस पे कोई कण यहाँ से ऐसे गति कर रहा है, इसका वेग v है, वृत्ताकार पथ है, इसकी त्रिज्या r है। तो इसका जो अभिकेंद्री त्वरण AC रहेगा, ये रहेगा इस वेग का स्क्वायर बटा इसकी त्रिज्या r, v स्क्वायर बाई आर अभिकेंद्री त्वरण रहेगा। अभिकेंद्री त्वरण की दिशा केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश होती है। अब जो अभिकेंद्री त्वरण है इसकी दिशा किधर रहेगी? जैसे कोई कण है यहाँ से इस v वेग से जा रहा तो इस अभिकेंद्री त्वरण की दिशा इस केंद्र की तरफ रहेगी। यह जो केंद्र है इसकी तरफ क्या रहेगी? इसकी दिशा रहेगी। ठीक है। अब जो कोई वस्तु है वो वृत्तीय गति कर रही है तो इसका एक आवर्त काल भी रहता है। आवर्त काल का मतलब जैसे कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू हुई, चलते 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 वापस कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। तो यह जो एक चक्कर काटने में इसको जो समय लगा उसको क्या कहेंगे? आवर्त काल कहेंगे। तो यह एक पूर्ण घूर्णन को पूरा करने में लगा समय। जैसे एक वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु यहाँ से चली, चक्कर काट के वापस क्या आ गई? यहाँ आ गई। तो ये जो पूर्ण घूर्णन इस वस्तु ने करा इसके ऊपर, इसको क्या कहेंगे? आवर्त काल कहेंगे। एक घूर्णन में आंतरिक कोण 2π होता है तथा यदि t आवर्त काल है तो कोणीय वेग। अब यहाँ पर कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा 2π/t। जैसे उसने आंतरिक कोण यहाँ से चली और यहाँ पर आई तो कितना चले? 2π। मतलब
एक तरह से हम बात करें तो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, फिर उसके बाद इतना हो रहा है 180 डिग्री, मतलब 2 पाई 360 डिग्री, 2 गुणा पाई, पाई का मान 180 डिग्री होता है तो 360 डिग्री ये चला। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना चला, 2 पाई बटा टी। कितना समय लगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ आने में जो ये 2 पाई कोण चला उसको अगर मैं समय से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोणीय वेग आ जाएगा ओमेगा। और अगर मेरे को टी निकालना है तो इस टी को इधर भेज दूं, टी बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ये बस आपको समझाने की थी, ये लास्ट वाली स्लाइड है, बस आप एक बार देख ले ताकि आपको पता रहे कि ये आवर्तकाल भी कोई चीज होती है, अभिकेंद्री बल भी एक चीज होता है जो वृत्तीय पथ में काम आएगा। ये इनको ज्यादा ध्यान देने की बातें नहीं है, पर इनको इसलिए समझाया क्योंकि प्रश्न में जो ऑप्शन आते हैं वहां पर वो ऑप्शनों में इन चीजों को डाल सकता है। तो क्यों, क्योंकि वो पूछ सकता है सदिश के रूप में या अदिश के रूप में, तो हमें कम से कम पता तो रहेगी कि ये चीजें भी जो है अभिकेंद्री बल, यह भी एक प्रकार से बल का प्रकार है। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो हम रहेंगे बल एवं गति से संबंधित एमसीक्यू की क्लास लेंगे। ये हमारा बल और गति से संबंधित पूर्ण हो चुकी है थ्योरेटिकल पार्ट, लगभग मैंने इसमें सारी चीजें कवर कर ली है। थोड़ा सा हमने 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा भी पढ़े, वो इसलिए पढ़े हैं ताकि हम ऑप्शन आने पर कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि अगर हमने थ्योरी पूरी पढ़ ली उसके बाद अगर हम पेपर में कंफ्यूज हो रहे तो वो कंडीशन आने पर हमने जो 3-4 घंटे मेहनत करी उसका क्या मतलब आ रहा है। कम से कम हम 10-1 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ ले, 10 मिनट कोई चीजें नहीं पढ़ ले तो उन चीजों से संबंधित अगर वहां पर ऑप्शन भी रहेंगे तो हम उस समय पर क्या रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे और हमारी सारी चीजें क्या रहेगी, क्लियर रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो हमारी इनके एमसीक्यू से संबंधित क्लास रहेगी। धन्यवाद।